नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तो आइए लोकतंत्र में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। और क्योंकि आज देखिए शुक्रवार है, फिल्म रिलीज का दिन, लेकिन आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त है कि एक तरफ थिएटर्स में ठंडा रिस्पांस मिला तो दूसरी तरफ आमिर खान की परेशानी बढ़ने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर आमिर खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस फिल्म से भारतीय सेना का अपमान हुआ है। उनकी शिकायत का ये हिस्सा भी आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि फिल्म पर रोक लगाई जाए और एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी वो मांग कर रहे हैं। तो एक तरफ बड़ी धीमी शुरुआत हुई फिल्म की, क्योंकि करीब 3500 स्क्रीन पर आज फिल्म रिलीज हुई, जबकि ऑडियंस ऑक्यूपेंसी 15 से 20% बताई जा रही है। तो ऑडियंस का ठंडा रिस्पांस, लेकिन दूसरी तरफ शिकायत भी हो गई है, जहां पर भारतीय सेना के अपमान की बात इस शिकायत में की गई है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि फिल्म को रोका जाए, कि उसे रोका जाए और साथ ही एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स के खिलाफ भी इसे लेकर केस किया जाए। वाराणसी में भी इस बीच आमिर खान की फिल्म का विरोध हो रहा है और सिनेमा घरों के बाहर पर्चे बांटे गए हैं। फिल्म का बहिष्कार करने की अपील की गई है। आमिर खान के पोस्टर्स भी जलाए गए हैं। तो विरोध की एक सूरत वाराणसी से भी इस वक्त दिखाई दे रही है और ये जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे थिएटर्स के बाहर, उनकी तस्वीरें। हालांकि कल फिल्म रिलीज हुई और आज कल से लेकर अब तक जो रिस्पॉन्स मिला है, उस रिस्पॉन्स को काफी धीमा बताया जा रहा है। हालांकि ये पूरा देखिए लॉन्ग वीकेंड, इस लिहाज से अमूमन फिल्मों के गणित के हिसाब से बात करें, बॉक्स ऑफिस के गणित के हिसाब से बात करें, तो अमूमन ऐसे समय को फिल्म रिलीज के लिए एक बेहतर सुनहरा समय माना जाता है। लेकिन लाल सिंह चड्ढा के साथ ऐसा नहीं हुआ और उससे अलग विरोध की सूरत वाराणसी में यहां दिखाई दे रही है, जहां पर्चे बांटे गए और नारे भी लगाए गए। बार बार जो है अपनी सनातन संस्कृति पे चोट की जाती है, इसकी अवहेलना की जाती है, इसका मजाक बनाया जाता है। लगातार जो है आपका बॉलीवुड इसके ऊपर चोट कर रहा है अपनी सनातन संस्कृति पे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि पूर्ण रूप से इस पिक्चर का बहिष्कार कीजिए। सनातन संस्कृति का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सनातन संस्कृति का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आवाज दो, आवाज दो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बार बार जो है अपनी सनातन संस्कृति पे चोट की जाती है, इसकी अवहेलना की जाती है, इसका मजाक बनाया जाता है। लगातार जो है आपका बॉलीवुड इसके ऊपर चोट कर रहा है अपनी सनातन संस्कृति पे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि पूर्ण रूप से इस पिक्चर का बहिष्कार कीजिए। सनातन संस्कृति का ये। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो इसे सनातन संस्कृति का अपमान बता रहे हैं, उन्होंने ये फिल्म देखी या नहीं ये सवाल है, लेकिन वो लोग जो फिल्म देखकर आए, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। इसका मजाक बनाया जाता है। लगातार जो है आपका बॉलीवुड इसके ऊपर चोट कर रहा है। और फिर जब उठे दूसरा शो कैंसिल हो गया था आज। सर वो दूसरी मूवी लगी थी ना, वो लाल सिंह चड्ढा को तो लोग नहीं देख रहे। तो कोई कम आ रहे हैं लोग इस बार आमिर सर खान। पता नहीं क्या चक्कर, लोग आ नहीं रहे हैं। मतलब आपको इतना कितना बिजनेस पे असर पड़ा? रक्षाबंधन इतनी अच्छी मूवी है, वो भी नहीं लोग देखने आ रहे हैं। आई थिंक जब भी कभी ऐसा कोई सब्जेक्ट शो होता है तो एवरीवन हैज देयर ओन माइंडसेट एंड दे कम अप आई मीन लाइक दिस ऑलवेज, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। नहीं, कंट्रोवर्सी है, इट्स ओके, बट मूवी अच्छी है। इन्होंने पर्सनली जो आमिर खान, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है इसमें। मूवी की एंड थोड़ी सी बोरिंग है, बट मेरे लिए आफ्टर ऑल मूवी बहुत अच्छी है। नहीं, हमारा तो ये मानना है कि हमें 3 घंटे एक कहानी को एंजॉय करना है, तो हम इस पे नहीं जाना चाहते हैं किसी तरह की कंट्रोवर्सी या किसी विरोध में कि ये देखना है या नहीं देखना है, इसका कोई इशू नहीं है। आप लोग लाल सिंह चड्ढा देखते हैं? जी। अच्छा, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? पिक्चर देख के पता चलेगा, अभी तो देखिए नहीं, अब देखेंगे तब देख के निकले तब विरोध करेंगे, करना है कि नहीं करना है। तो फिल्म देखकर तय करेंगे कि फिल्म को लेकर स्टैंड क्या है। बहरहाल शुक्रवार का ये दिन रहा और आज बेशक ठंडा रिस्पांस रहा, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा फिल्म को लेकर दर्शकों की असल राय, वाकई राय क्या है। बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से भी आ रही है, जहां पर जांजगीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें गाय से क्रूरता करते हुए कुछ युवक दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में करीब 1 दर्जन लोग
गाय के साथ क्रूरता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीन नामजद समेत 12 के खिलाफ इस मामले में अब रिपोर्ट दर्ज हुई है। जांजगीर से यह खबर सामने आई है। पुलिस ने 3 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। गाय के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे नदी में फेंक दिया गया। हालांकि ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह है, ये सवाल है। लेकिन क्रूरता इस तरह की क्रूरता को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता और इसको लेकर अब पुलिस ने इस मामले में कुल मिलाकर 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। बात बंगाल की। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद बंगाल में पशु तस्कर रैकेट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि इन तस्करों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। इसमें सत्ताधारी पार्टी के नेता से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं। अब यह जानने की कोशिश हो रही है कि इन तस्करों के पीछे पीछे और किन किन नेताओं का हाथ है। ये सारे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि बंगाल में पशु तस्करों का रैकेट सैकड़ों करोड़ का है। बंगाल में पशु तस्करों को राजनीतिक संरक्षण। टीएमसी नेता भी पशु तस्करों से मिले हुए हैं। ये सवाल अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी और फिर पूछताछ के बाद खड़े हुए हैं कि बंगाल में पशु तस्करों को सीधे सीधे राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था, जिससे इस रैकेट को तस्करी करने में ना तो कोई रोक रहा था और ना ही किसी तरह की कोई दिक्कतें आ रही थी। बंगाल में पशु तस्करी के मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। अब सूत्रों के मुताबिक इन तस्करों के पीछे असल में सत्ता के करीबियों का हाथ है। पशु तस्करों के रैकेट में कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। फरार टीएमसी नेता विनय मिश्रा का भाई रैकेट का अहम किरदार है। रैकेट के अहम किरदार आरोपी विकास मिश्रा की भी तलाश जारी है। कारोबारी इनामुल हक पर भी गंभीर आरोप है। अनुव्रत मंडल कोई नेता का आचरण नहीं किया, चोर का माफिक आचरण किया। जिन्होंने गाय तस्करी का साथ खुद शामिल है, इतना सारे सबूत उनके खिलाफ है। जो गौ माता को विदेश में बेचते हैं उनका खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। और तृणमूल का नेता लोग भी देखे ये सीबीआई का बुलावा को नकारने का साजा क्या होता है। अब सवाल कि अगर पशु तस्करों को इस तरह से राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है तो ऐसा कितने दिनों से चल रहा था और इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं। अभी और भी कई खुलासे हुए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं और ये सब हुआ पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार टीएमसी के बड़े नेता और ममता बनर्जी के करीबी अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद। कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर बंगाल में राज्य प्रशासन के लोग इस तस्करी के खेल के भागीदार हैं। अब ये जानने की कोशिश हो रही है कि इस रैकेट में और कौन कौन शामिल है। अनुव्रत से पूछा जाएगा कि बताओ और कितने लोग शामिल हैं। तस्करी में राज्य प्रशासन की सीधी भूमिका की बात कही जा रही है। तस्करी का खेल इलम बाजार पशुहाट से चल रहा था। अनुव्रत का सीडीआर बैंक अकाउंट भी खंगाला जाएगा क्योंकि तस्करी का रैकेट 418 करोड़ के होने का शक है। चूंकि मामला बड़ा है और पैसे का खेल है, ऐसे में सीबीआई के शिकंजे के बाद अनुव्रत मंडल केस में अब ईडी की भी एंट्री होने वाली है। ईडी के सूत्रों की माने तो सीबीआई से इस मामले से जुड़ी सभी फाइलें साझा करने को कहा गया है। सीबीआई से ईडी ने एक एक करके जानकारी मांगी है। अनुव्रत मंडल से पूछताछ की जानकारी भी मांगी गई है। ईडी भी अपने स्तर से अनुव्रत से पूछताछ करेगी। खबर तो ये भी है कि ईडी को अभी इस मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट के जरिए मिलनी है। दूसरी तरफ इसी बहाने बीजेपी को टीएमसी को घेरने का मौका मिल गया है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया और सीधे ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर दिए। ममता बनर्जी ने पार्थ और अनुव्रतों के फोन उठाने बंद कर दिए जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्हें मुश्किल में छोड़ दिया गया। ये बाकी मंत्री टीएमसी कार्यकर्ताओं और नौकरशाहों के लिए संदेश है जो उनके साथ लूट, हत्या, बलात्कार के लिए साठगांठ की है। आपको भी ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। তিনিও পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে মানুষের পক্ষে যা ক্ষতিকারক, মানুষকে যদি কেউ কোনো কিছু করে থাকে ঠকিয়ে, সেখানে দল কখনো সেই কাজকে সমর্থন করে না এবং এ ধরনের কেউ করে থাকলে সেই ব্যক্তিকেও সমর্থন করে না। এটা কিন্তু আগেও পরিষ্কার করে দিয়েছে আমাদের দলীয় নেতৃত্ব। আজও আমরা এই সাংবাদিক বৈঠক থেকে ঠিক একই কথা
তাদের অনুসরণ করে, তাদের কথা অনুসরণ করে বলতে চাই যে আমাদের দলের একদম জিরো টলারেন্স, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। अभी अनुव्रत मंडल सीबीआई के शिकंजे में है और उसे 20 अगस्त तक वहीं रहना होगा ताकि पूछताछ करके ये पता लगाया जाए कि पशु तस्करों को मिल रहे राजनीतिक संरक्षण की कहानी में और कितने किरदार हैं और कितनी लंबी कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। बंगाल के बाद अब बात दिल्ली की, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी रेवड़ी कल्चर पर एक दूसरे के आमने सामने है। बीजेपी केजरीवाल को झूठा बता रही है तो आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को महंगाई की याद दिला रही है। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने केजरीवाल पर आरोप लगाए तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश में महंगाई इतनी है कि आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आज दोनों ही पार्टीज ने एक दूसरे को लेकर क्या कुछ कहा, कैसे एक दूसरे को घेरने की कोशिश की, देखिए रिपोर्ट। जिसको कहा जाता है दाना डाल करके मछली पकड़ने की कोशिश, ठीक उसी प्रकार ये जो फ्रीबी है ये एक बेट है। ये किस प्रकार दाना डाल करके उसमें फंसाने की कोशिश ताकि मेरी महत्वाकांक्षा, अरविंद केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा ये फुलफिल हो जाए। राजनीति में लालच के जाल में लोभ की मछली को फंसाने का काम कोई नई बात नहीं है। नई बात बस यही है कि अब इस पर खुलकर राजनीति हो रही है। एक तरफ है बीजेपी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। रेवड़ी कल्चर पर असली बहस कुछ दिनों पहले शुरू हुई थी, जो अब लगातार बढ़ती जा रही है। अब बीजेपी खुलकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। हालांकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा कि अगर चंद अमीरों और दोस्तों को टैक्स माफ न किया होता तो आज गरीबों के खाने पीने पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। परिवारवाद और दोस्तवाद ने देश को बर्बाद कर दिया। बस इसी के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई। आम आदमी पार्टी एक ही प्रश्न आपसे कर रही है, अपने मित्रों का आपने 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, लेकिन जब जनता की बारी आती है तो उसके आटे पर टैक्स, दूध पर टैक्स, दही पर टैक्स, छाछ पर टैक्स, तो आम आदमी के ऊपर महंगाई की मार देते हैं आप। ही इज जस्ट एन इलेक्शन बी। बी मतलब BEE, मधुमक्खी। मतलब जैसे ही इलेक्शन आएगा भन बना करके झूठ बोलना और पूरे माहौल को खराब करना कुछ नहीं, केवल एडवर्टाइजमेंट करना, यही उनका विषय है। आज इतना ही था। आज अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है, उन्होंने कहा है कॉरपोरेट टैक्स जो है ये बढ़ा रही है भारत की सरकार। एक तो अरविंद केजरीवाल जी, आप तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको वेव ऑफ और राइट ऑफ में फर्क नहीं पता है। आप बोल रहे हैं कि बहुत अमीर साथियों का 10 लाख करोड़ रुपया का जो है लोन मोदी जी ने राइट ऑफ कर दिया, मतलब माफ कर दिया। अरे राइट ऑफ और वेव ऑफ अलग होता है। रेवड़ी कल्चर के साथ ही एजुकेशन लोन मामले में भी केजरीवाल सरकार अब बीजेपी से आमना सामना करने को तैयार है। आरोप तो ये भी है कि इस योजना से साल 2021-22 में सिर्फ 2 छात्रों को फायदा मिला है। 2 बच्चों को यहाँ पर लोन दिया और 19 करोड़ रुपया से अधिक खर्चा किया है, 19 करोड़, ये बताने में कि मैंने लोन दिया। ये अरविंद केजरीवाल जी की कहानी है और सुबह से शाम तक ये फ्रीबी कर रहे हैं। इसको मुफ्त की रेवड़ी कह के जनता को अपमानित मत करो भाजपा के लोगों। प्रधानमंत्री जी, देश की करोड़ों जनता का अपमान मत कीजिए। उसी जनता के टैक्स के पैसे से आप 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं प्रधानमंत्री जी, हजारों करोड़ के जहाज में आप घूमते हैं, सारे सांसदों विधायकों को फ्री बिजली, फ्री पानी मिलता है, बड़े बड़े बंगले मिलते हैं, उसकी मेंटेनेंस भी जनता के पैसे से होती है। प्रधानमंत्री जी, आपके जो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं वो भी जनता के पैसे से। आम आदमी पार्टी ने अब इसी बहाने केंद्र सरकार को महंगाई की याद दिलाई है। पुराने और नए रेट बताए और लिस्ट सामने रख दिया, जिसमें खाने पीने की चीजों से लेकर दवाई तक शामिल है। 2014 में पेट्रोल था 71 रुपए, आज है 96.72 यानी कि लगभग 97 रुपए। डीजल था 57 रुपए, आज है 90 रुपए। LPG गैस का सिलेंडर था 414 रुपए,
आज है 1080 रुपए। आटे का दाम था 21 रुपए, आज है 29 रुपए। खाने के तेल का दाम था 52 रुपए, आज है 180 रुपए। और आपको मालूम होगा कि ये आंकड़ा बीच में सरसों के तेल का, खाने वाले तेल का 250 रुपए लीटर तक भी गया था। असल में दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की राजनीतिक लड़ाई कई मुद्दों पर हो रही है और यह लड़ाई काफी लंबे वक्त से भी है। शराब नीति, अधिकार की लड़ाई, सरकार बड़ी या एलजी, दिल्ली पुलिस, एमसीडी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई अभी थमती दिख नहीं रही है, क्योंकि रेबड़ी कल्चर पर शुरू हुई बहस अब धीरे धीरे महंगाई और बाकी मुद्दों पर भी शिफ्ट होती जा रही है। इसी बहाने दोनों पार्टी एक दूसरे को निशाने पर भी ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। आजादी के अमृत महोत्सव में इस बार तिरंगे को एक खास सलामी दी जाएगी। जब जमीन से आसमान तक तिरंगे में सराबोर होगा, तब आत्मनिर्भर भारत की गूंज सुनाई देगी। अब तक ब्रिटिश तोपों से तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, लेकिन अब ये सलामी भी स्वदेशी होगी। जब हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा, जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री तिरंगा फहरा रहे होंगे, जब धरती से लेकर आसमान सभी तिरंगे में सराबोर होंगे, जब देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा होगा, तब तिरंगे को एक अनोखी सलामी दी जाएगी। पहली बार मेड इन इंडिया तोपों से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। संकल्प आत्मनिर्भर बनने का, और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत, ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। इसी लाल किले की प्राचीर पर जब 15 अगस्त को तिरंगा लहरा रहा होगा, तब आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होते हुए पूरा देश देखेगा। इस बार तिरंगे को सलामी देने के लिए मेड इन इंडिया तोपों का इस्तेमाल होगा। ATAGS यानी एडवांस टूल आर्टिलरी गन सिस्टम से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। We are going to use an indigenously designed and developed gun for the ceremonial 21 gun salute. ये पहली बार होगा जब सालों से इस्तेमाल की जा रही ब्रिटिश तोपों के साथ मेड इन इंडिया तोपों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में मेड इन इंडिया का सपना देखा था। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। जब ये तोप लाल किले की प्राचीर से लहरा रहे तिरंगे को सलामी देगा, तब आसमान में इन तोपों की गूंज के साथ साथ मेक इन इंडिया के सपने का उद्घोष भी होगा। 15 अगस्त 2022 कई मायनों में भारत के लिए अहम होगा, क्योंकि इस दिन भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। आत्मनिर्भर होता भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और लाल किले से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे, तो 21 तोपों की सलामी में भी आत्मनिर्भर होते भारत की गूंज सुनाई देगी। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किले में, जहां 21 गन सैल्यूट की
25 पाउंडर ब्रिटिश गन्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिन्हें अब तक हमेशा सेरेमोनियल बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह की अहम सेरेमनीज में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस साल पहली बार भारत नया इतिहास रचने वाला है। नया भारत, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता भारत, जो आप मेरे पीछे उसकी एक झलक भी देख रहे हैं। ये हैं ATAGS, एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम। 15 अगस्त को जब इस तोप का इस्तेमाल हो रहा होगा, तब हथियारों और गोला बारूद विकसित करने की भारत की बढ़ती क्षमता का प्रमाण होगा। ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। ये शुरुआत हुई थी हमारी कारगिल वॉर से 1999 के बाद, जब हमने देखा कि आर्टिलरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा किसी भी फायरिंग में। हमारे पास कोई और गन सिस्टम उस समय आ नहीं रहा था, और जब 2013 के बाद हमने इनिशिएटिव शुरू किया मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का, तब हमने ये गन डेवलप करना शुरू किया। और आज हम इस मकाम पे हैं कि ये गन अभी अपना सारा विंटर और समर टेस्ट पास कर चुके हैं। 100% स्वदेशी इस आर्टिलरी गन की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये 1 मिनट में 5 गोले दाग सकता है, और इसके गोले करीब 50 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। ATAGS बेहद ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं ये ATAGS का लेयर सीट है, ऐसी ही एक लोडर सीट है, और यहाँ पर आप देखिए बैलिस्टिक कंप्यूटर है, जहाँ पूरा कमांड एंड कंट्रोल आप कर सकते हैं। जो भी ऑपरेशंस हैं उनको आप यहाँ से देख सकते हैं, और प्रिसिशन की जहाँ तक बात है, ये बेहद सटीक निशाना लगाती है, और यही ATAGS की ख़ास बात है। और यही वो जो सीट है, वहाँ जो बैलिस्टिक कंप्यूटर है, वहाँ से आप ले कर सकते हैं, जो आपका निशाना है उसको साध सकते हैं, और पूरा कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। तो ताकत के साथ इंटेलिजेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है ATAGS में, और यही वजह है कि ये अब तक के सबसे एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स हैं। 15 अगस्त को जिस आर्टिलरी गन की ताकत पूरी दुनिया देखेगी, वो दुश्मन के पसीने छुड़ाने में काफी है, क्योंकि इस तोप के सभी ट्रायल करीब करीब खत्म हो चुके हैं, और अब ये हिंदुस्तान की फौज में शामिल होने के लिए रेडी है। और इसका ऐलान ये तोप खुद 15 अगस्त को अपनी गर्जना से करने वाला है। ये पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन गन सिस्टम है, जिसे भारत में बनाया गया है, और ये गर्व की बात है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ये LAC पर, लद्दाख में, उन जगहों के लिए भी जाने के लिए मुफीद है, उन टेम्परेचर्स में, उन ऑल्टीट्यूड्स में? मैडम, इसका जो टेम्परेचर टेस्टिंग रेंज है वो तकरीबन -30 से लेके +50 डिग्रीज तक हमने ऑलरेडी उसी रेंज में इसके सब हम चेक कर रहे हैं, और चल रहा है इसकी टेस्टिंग, जो DGQA ट्रायल्स अभी जो चल रहे हैं। उसके अलावा हम इसको सिक्किम में भी जब हमने इसको फायर करके देखा, और जितने भी इसके पैरामीटर्स टेस्टिंग करने थे, हमने तकरीबन इन्हीं टेम्परेचर्स पे सारे पैरामीटर्स टेस्ट किए हैं, और ये उस पूरे में सक्सेसफुल रही है। हिंदुस्तान का स्वदेशी हॉवित्ज़र तोप ब्रिटिश 25 पाउंड तोपों के साथ 21 तोपों की सलामी में शामिल होगा, जो साल 1940 में हिंदुस्तान की फौज में शामिल किया गया था। लेकिन आज आजादी के 75 साल बाद हिंदुस्तान की ताकत इसके साथ खड़ी स्वदेशी तोप दिखाएगी। शिवानी शर्मा, दिल्ली, टाइम्स नाउ, नव भारत। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां सहारनपुर से जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। तहरीक-ए-तालिबान से भी ये संपर्क में था, इस तरह की खबर सामने आ रही है। फिदाइन हमले की साजिश थी, जिसके लिए तैयारी भी हो रही थी। आतंकी पाकिस्तान से इसे नुपुर शर्मा की हत्या का आदेश मिला था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बातचीत भी करता था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसे यूपी ATS ने गिरफ्तार किया है। और जानकारी के साथ आदर्श इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। आदर्श, क्या डिटेल्स अभी इसको लेकर मिली हैं? गिरफ्तारी कैसे हुई, कैसे ATS इस तक पहुंची? देखिए, मोहम्मद नदीम को पिछले काफी दिनों से जो यूपी ATS है वो ट्रेस कर रही थी, और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज हैं उनको भी ट्रेस किया जा रहा था। और इसी से पता चला कि जो मोहम्मद नदीम है, जो कि सहारनपुर का रहने वाला है, ये कई ऐसे जो संगठन थे उनके संपर्क में था, जिनको यहाँ पर माना जाता है कि आतंकी संगठन है। और इनके संपर्क करने का तरीका जो था वो बिल्कुल हाईटेक था, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे। और माना जा रहा है कि मोहम्मद नदीम जो है, जिस तरीके से अननोन कॉल्स आती हैं या किसी व्यक्ति के पास बिना कॉलर आईडी के जो नंबर्स जाते हैं, उन अननोन कॉल्स को, यानी उसके जो मेन पॉइंट होता है उसको बनाने का एक्सपर्ट माना जाता था। और कहा जा रहा है कि सारी ट्रेनिंग उसने जो है
वो बाहरी जो संगठन मौजूद हैं उनके संपर्क में रहने के दौरान ली, और इसको और ज्यादा हाईटेक और मॉडर्न करने के लिए मोहम्मद नदीम जो है वो वीजा लेकर बाकायदा पाकिस्तान जाना चाहता था, और इसी से पहले एटीएस ने इसको ट्रेस किया है और गिरफ्तार किया है। सहारनपुर से जैश ए मोहम्मद की इस आतंकी गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर जानकारी यहां पर आदर्श दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जो हरकतें थी उन्हें जो है ट्रैक किया गया और उसके बाद यूपी एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया है। आदर्श, लेकिन इस बीच देखिए बड़ी बात यह भी है कि नुपुर शर्मा को लेकर भी कुछ इसे कहा गया था या आदेश दिए गए थे, इस पर भी क्या अभी ऑफिशियली कुछ कहा गया है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक जैश ए मोहम्मद के जरिए इसको कहा गया था कि नुपुर शर्मा की जो हत्या है उसका टास्क इसको दिया गया था, और टीटीपी की जरिए इसको स्पेशल ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान बुलाया जा रहा था। यानी बहुत मुमकिन है कि इसको स्पेशल ट्रेनिंग देने के बाद नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क जो दिया गया था उसको पूरा करने के लिए कहा जाता, टीटीपी इसको स्पेशल ट्रेनिंग देती, उसके लिए बाकायदा वीजा लेकर पाकिस्तान जाना चाहता था, और उसके बाद फिर सीरिया और अफगानिस्तान वैसे दूसरे देशों में भी जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले पकड़ा गया है। जैश ए मोहम्मद ने इसको बाकायदा बताया था कि आखिर नुपुर शर्मा के साथ क्या करना है, कैसे करना है, और उसी ट्रेनिंग के लिए ये पाकिस्तान जाना चाहता था। शुक्रिया आदर्श इस जानकारी के लिए। हमारे साथ मनीष यादव भी जुड़ गए हैं इस वक्त लाइव और जानकारी के साथ। मनीष, बड़ी खबर आ रही है, वैसे भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस तरह के अलर्ट पर एटीएस और एजेंसीज रहती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ टारगेट पर आतंकवादियों के रहता है। अब ये बड़ी खबर है कि एक बार फिर ऐसी गिरफ्तारी हुई, इससे पहले भी एक अरेस्ट हो चुका है। लेकिन सवाल ये कि जो ये स्लीपर सेल्स हैं, इनको लेकर जो तस्वीर अभी उत्तर प्रदेश या जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर इनकी मौजूदगी होना और इनके साथ बाकी युवाओं का जुड़ना, ये कितना बड़ा संकट है, कितना बड़ा खतरा है? देखिए, अपने आप में बेहद चौंका देने वाली बात है। हालांकि इतना जरूर राहत की सांस ली जा सकती है कि जो हमारी एजेंसियां हैं, जो यूपी एटीएस है, वो लगातार इन पर नजर रखे हुए है। कामयाबी मिली आजमगढ़ में, जहां से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया, और आज बड़ी कामयाबी मिली है कि सहारनपुर से इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में कुछ भारतीय लोगों से संपर्क की बात भी सामने आई है। मोबाइल कॉल डिटेल से जो उसके लिटरेचर मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें ये जानकारी मिली है कि ये कई लोगों के संपर्क में था। उन पर भी एक्शन की तैयारी यूपी एटीएस ने कर ली है और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। जो मोबाइल नंबर जो नदीम के मोबाइल से मिले हैं उनको रडार पर ले लिया गया है। तो कोशिश की जा रही है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो खासा संवेदनशील इलाका है, जिसमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर जी ऐसे इलाके शामिल हैं जो पहले भी टेररिस्ट एक्टिविटी से जिनका लिंकअप रहा है, वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। वहां पर नजर यूपी एटीएस ने एसटीएफ के साथ मिलकर यूपी पुलिस के सहयोग से वहां पर बढ़ा दी है। आजमगढ़ का जो आतंकी था तो पूर्वांचल का जो इलाका है वो भी खासा महत्वपूर्ण इस मायने में हो जाता है कि चाहे वो मुंबई के दाऊद गिरोह से संपर्क रहा हो आजमगढ़ का, या फिर आतंकियों का कनेक्शन रहा हो, तो दोनों की कड़ियां आजमगढ़ से जुड़ती रही हैं। तो पूर्वांचल का इलाका भी खासा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में यूपी पुलिस भी खासा अलर्ट मोड पर आ गई है और कोशिश की जा रही है कि इस कड़ी में जितने भी ऐसे जो फैक्ट नए सामने आएंगे उसकी कड़ी मिलाकर इन पर एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए, और अगर इस नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं तो उन तक पहुंचने की कोशिश की जाए। मीनाक्षी, ठीक है, शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए आपका। अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आपको हम दिखाएंगे ऑपरेशन मुबारकपुर। सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा, यूपी का आजमगढ़ इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है आजमगढ़ के मुबारकपुर इलाके से आईएसआईएस के संदिग्ध सबाउद्दीन आजमी की गिरफ्तारी। एटीएस का दावा है कि 22 साल के सबाउद्दीन आजमी के लिंक सीरिया तक हैं। क्या वाकई सबाउद्दीन आजमगढ़ में बैठकर आईएसआईएस की बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था? जांच एजेंसी के दावे क्या कहते हैं? सबाउद्दीन का गांव मुबारकपुर कैसा है? टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता आशुतोष सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। क्या 15 अगस्त को देश दहलने वाला था? हिंदुस्तान के जश्न आजादी से दुश्मनों को जलन क्यों? आईएसआईएस का मोहरा गिरफ्तार, नापाक प्लान नाकाम। आजमगढ़ में आईएसआईएस मॉड्यूल चौंकाने वाला खुलासा। ऑपरेशन मुबारकपुर।
दहशतगर्दी को लेकर ताज़ा सुर्खियों में है उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला, जहां के मुबारकपुर से आईएसआईएस का एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया है। अभी तक अबू आजमी से लेकर अबुल बसर तक आतंकियों के जो पते होते हैं वो आजमगढ़ की गलियों में मिलते थे, और अब इसमें एक नया नाम जुड़ गया है सबाउद्दीन का। तो सवाल इसी बात का है कि आतंक के इस नए सबूत की सच्चाई क्या है? क्या वाकई सबाउद्दीन के रिश्ते दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस से थे? आज होगी इसी बात की पड़ताल। यूपी एटीएस के शिकंजे में आया यही वो सबाउद्दीन आजमी है जिसकी गिरफ्तारी से बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। साजिश को हिंदुस्तान के दुश्मन अंजाम देते उससे पहले ही आईएसआईएस का ये संदिग्ध हत्थे चढ़ गया। नाम सबाउद्दीन आजमी, उम्र 22 साल, निवासी अमीलो मुबारकपुर आजमगढ़, पहचान आईएसआईएस का मोहरा। यूपी एटीएस के मुताबिक सबाउद्दीन आजमी आईएसआईएस के बड़े आतंकियों से डायरेक्ट संपर्क में था। इस पर यूपी पुलिस ने कितने संगीन आरोप लगाए हैं आपको आगे बताएंगे। पहले सूबे के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सुनिए, सबाउद्दीन की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा क्या है। ये आजमगढ़ का व्यक्ति है जो कि हाईली रेडिकलाइज्ड है और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस संपर्क में था, और ऐसे लोगों के जो कि जिनका वेरीफाइड टेररिस्ट लिंक है। यूपी एटीएस के मुताबिक सबाउद्दीन की साजिश स्वतंत्रता दिवस के पहले धमाके की थी। उसके ठिकाने से अवैध हथियार, कारतूस और कुछ ऐसे सामान मिले जिनके जरिए धमाके को अंजाम देने की आशंका थी। बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस को सहयोगी एजेंसियों से सूचना मिली कि आजमगढ़ का सबाउद्दीन आईएसआईएस के चंगुल में है। वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए जिहाद का प्रचार प्रसार कर रहा था। दूसरे लोगों को भी आईएसआईएस से जोड़ने की साजिश में जुटा है। जानकारी मिलते ही एटीएस की टीम एक्शन में आई, फौरन हिरासत में लिया, हेडक्वार्टर लाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि सबाउद्दीन आईएसआईएस के टेलीग्राम चैनल AL स्क्वायर मीडिया से जुड़ा था। वो जिहादी प्लेटफॉर्म है जहां मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जाता है। सबाउद्दीन आईएसआईएस आतंकी मूसा और खत्ताब कश्मीरी से भी बात करता था। वो सीरिया में मौजूद आईएसआईएस आतंकी अबू बकर अल शामी के कांटेक्ट में भी था। अल शामी से सबाउद्दीन ने भारत में भी आईएसआईएस की तर्ज पर इस्लामिक संगठन खड़ा करने और आईईडी बनाने की जानकारी हासिल की। अल शामी ने सबाउद्दीन को अबू उमर का नंबर दिया, जिसने सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए उसे हैंड ग्रेनेड, बम और आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी। एटीएस के मुताबिक अबू उमर के साथ मिलकर सबाउद्दीन भारत में इस्लामिक स्टेट और शरिया के एजेंडे पर काम करने लगा। यूपी पुलिस के मुताबिक सबाउद्दीन ने आरएसएस के नाम पर फेक आईडी भी बनाई, जिसका मकसद आरएसएस नेताओं को टारगेट करना था। आरएसएस के नाम से ये इसने मेल आईडी बनाई थी और इसका दुरुपयोग वो करना चाहता था। विवेचना अभी सब पूरी नहीं हुई है, लगातार पूछताछ चल रही है। हम इस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके आगे की चीज़ें भी इससे निकालेंगे। एटीएस सबाउद्दीन से पूछताछ में जुटी है, उसके टेरर लिंक की परतें उधेड़ने की कोशिश जारी है। पुलिस के आरोप बेहद संगीन है, लेकिन आजमगढ़ के जिस गांव में सबाउद्दीन जन्मा, पला, बड़ा हुआ, वहां के लोग क्या कहते हैं, वो पहलू, वो पक्ष भी सुनिए। 22 साल का सबाउद्दीन अंसारी मुबारकपुर अमीलो गांव का रहने वाला है। गांव की इन्हीं गलियों में उसका बचपन गुजरा। 5 भाइयों में सबसे छोटा वो था और अब कुछ दिनों से गिरफ्तारी का काम कर रहा था। लेकिन जब से एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया है, उससे लेकर न सिर्फ पूरी मीडिया बल्कि जो गांव के लोग हैं वो भी हैरान हैं। वो भी इस बात की सच्चाई को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके बीच का एक लड़का, उनके बीच का एक भाई, उनके बीच का एक बेटा वाकई दुनिया के सबसे खूंखार जो आतंकी संगठन माना जाता है आईएसआईएस, उससे उसका ताल्लुक था, क्या उससे उसके रिश्ते थे। इस बात को लेकर गांव के लोग भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनसे भी पूछने की आप लोग को इस बात की भनक थी कि आपके बीच का एक लड़का जो है वो इतने बड़े संगठन से उसके साथ जुड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, बगल के पड़ोसी हैं, बचपन से देखा है, इनके वालिद को भी देखा है, दादा को भी देखा है। गरीब तबके के लोग थे जो है, वो कौन सी गलतफहमी हो गई है, कौन सा जो है मिस्टेक हुआ है, भाई ऑफिसर को जो है कोई फॉल्ट मिला होगा, उसके विषय से पकड़े होंगे। गांव में कभी इस तरीके की कोई स्थिति नहीं थी, न तो कहीं कोई जाना। हम लोग भी इसी गांव में रहते हैं, आते जाते रहते हैं बराबर।
मगर कभी इस तरीके का कुछ नहीं पाया। अब भाई अंदर से कौन क्या है वो तो उसका मसला है ना, मगर देखने में मतलब पब्लिक प्लेस पे कभी ऐसा कुछ नहीं था। भाई अब ये क्या उसकी क्या मानसिकता थी अब उसको मालूम होगा, है ना। अब आप ही हमसे बात कर रहे हैं, अब हमको क्या पता है आपके अंदर क्या घूम रहा है। तो बाहर से देखकर सबाउद्दीन में किसी को टेरर इमेज नहीं दिखी, लेकिन सच ये भी है कि किसके अंदर कैसा चेहरा कैसी सोच छिपी है कौन जानता है। मैं ये हम पूरा अमिलो नहीं बता पाएगा कि मतलब इस तरीके का ये लड़का था, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है इसकी। नहीं, वो चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा था, मतलब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था वार्ड नंबर 9 से, मतलब वो कुछ भी नहीं लगा, मतलब आम लड़कों की तरह मतलब जैसे रहता था वैसे ही मतलब था और कुछ भी नहीं। बातचीत में यह भी पता चला कि सबाउद्दीन चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। यूपी एटीएस ने भी बताया कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से जुड़ा था। इसे लेकर कैसे पॉलिटिक्स हो रही है आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आतंकी लिंक के आरोपी सबाउद्दीन की नेतागिरी का सबूत देखिए। 22 साल का सबाउद्दीन आजमी आतंक और सियासत के जरिए अपने मंसूबे को कामयाब बनाने में जुटा था और इसके लिए उसने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM को ज्वाइन किया था। कहा यह जा रहा है कि आने वाले नगर पालिका के चुनाव में वो हाथ आजमाना चाहता था और शायद यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों से उसकी सक्रियता गांव में बढ़ गई थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद से अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि वो इस पार्टी के जरिए कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अपने मिशन को कामयाब बनाने में जुटा हुआ था, युवाओं के ब्रेन को वॉश कर रहा था, इसके साथ ही लोगों के दिनों में नफरत के बीज बो रहा था। अमीलो मुबारकपुर वालों ने बताया कि सबाउद्दीन के पिता फल सब्जी बेचते थे, वो कर्जदार हो गए, सदमे में जान चली गई, तो बाद में घर वालों ने बुनकरी का काम शुरू किया। इस दौरान सबाउद्दीन के 2 भाई विदेश कमाने गए। सब्जी की दुकान, फल की दुकान थी बाप के जमाने में। बाप जो है कर्जदार हो गए थे, उसी के चिंती जनिक होकर जो है वो सदमे में मर गए। जो है ये नाबालिग थे, जो है गांव मोहल्ले के लोग जो है चंदा करके जो है उसको विदेश भेजे बच्चों को 2। अच्छा, 2 मतलब इसके 2 भाई विदेश आ गए हैं, गरीब पर हैं, मतलब 2 साल से वो एक बच्चा ड्राइवरी में था, एक लॉन्ड्री में था, जो है दुबई था। जो है फिलहाल सब लोग गरीब पर हैं। जो है ऐसी बात तो नहीं हो सकती ऐसे कि दिन भर इसी गांव घर में रहता है और कहीं उसका आना जाना नहीं है। हम तो यही बराबर देखते हैं गांव मोहल्ले में, कहीं जाता भी नहीं। एक तो करगा है, उस करगा से अपना बेचारे खाते हैं पीते हैं और क्या करते हैं। नहीं, एकदम सीधा साधा लड़का है, उसको फंसाया गया है, उसको फंसाया गया है। आपने पड़ोसियों की बातें सुनी, अब आपको सबाउद्दीन के घर लेकर चलते हैं जहां हमारी मुलाकात उसके भाई सलाउद्दीन से हुई। उसने क्या कहा वो भी सुनिए। किसी को अभी अब बाहर पता कर सकते हैं, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ है। दावा सबाउद्दीन की बेगुनाही का है। दावा ये भी कि उसे तो कंप्यूटर का इस्तेमाल तक नहीं आता। हाँ, सच ये है कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन किसी पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। उसकी एक्टिविटी क्या थी? कंप्यूटर तो बोलने का ढंग नहीं है, कभी कंप्यूटर बैठा भी नहीं है, वही मोबाइल थोड़ा बहुत चलाता था और लड़ने की जो बात है किसी पार्टी से नहीं लड़ता था, वो खुद अपनी आज़ाद लड़ता था। लेकिन अब तो इतना माहौल हो गया। सबाउद्दीन के भाई के मुताबिक वो चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा था, लेकिन उसकी मां रजिया खातून की माने तो बेटा इतना बीमार रहता है कि उसकी जिंदगी दवाई के सहारे ही कट रही है। कुछ नहीं बताएं, कहीं कुछ पूछना है पूछ कर अभी तुम्हारे बच्चे को पहुंचा देंगे, यही हाँ यही हम तक कहते चलेगा। कहे ठीक है, बच्चा बीमार रहता है, बच्चा बीमार रहता है, दवा चलती है उसकी सांस खिंचाती है, उसको मारना मत करना, जो पूछना है पूछ लो, मेरे बच्चे को पहुँचा दें कि हाँ कुछ नहीं होगा, हमें जो पूछना है पूछ कर हम पहुँचा देंगे, यही करके ले गए यहाँ से। लेकिन कानून मां की ममता के मुताबिक काम नहीं करता, वो तो सबूतों के बिना पर एक्शन लेता है। ऐसे में सबाउद्दीन पर लगे टेरर लिंक के आरोपों के बाद आजमगढ़ फिर से सुर्खियों में पर आतंक का धब्बा लग चुका है। एक ऐसा धब्बा जिसकी टीस यहाँ के लोगों को सालों तक सालती रहेगी। यहाँ के लोगों को इस बात का जरा भी भनक नहीं था कि उनके बीच का एक लड़का दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन से उसके रिश्ते हैं, और न सिर्फ रिश्ते हैं बल्कि अब एक तरीके से उसके जो तार हैं वो प्रमुखता से सामने आए हैं। एक तरफ सबाउद्दीन के ISIS लिंक और उसकी साजिशों की तफ्तीश चल रही है, तो दूसरी तरफ इसके पॉलिटिकल कनेक्शन पर भी संग्राम जारी है। आजमगढ़ से गिरफ्तार आतंकवादी का
ऑल इंडिया इस्लामिक मुत्तहादुल मुसलमीन से कनेक्शन होना कई सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। असदुद्दीन ओवैसी की जो ये कट्टरपंथी सोच है, जो ये बार बार विभाजनकारी राजनीति है, उसके कारण ही आज ऐसे तमाम सारे लोग, युवा जो मतिभ्रमित होकर के कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित होकर के आतंकवाद की तरफ मुड़ रहे हैं, उसका एक जीता जागता प्रमाण है। AIMIM को अपनी राजनीति पर एक बार सोचना होगा कि क्या वो देश में आतंकवादी पैदा करेगी। मैं उसकी मजम्मत करता हूं और ये बात बेबुनियाद है। इस नाम का कोई व्यक्ति आजमगढ़ ज़िले में हमारी पार्टी का कोई पोस्ट होल्डर नहीं है। और रही बात कि उसको अगर MIM पार्टी के किसी जनसभाओं में या इलेक्शन के दरमियान में देखा गया, तो ये एक आम सी बात है कि इलेक्शन में बहुत सारे लोग जनसभाओं में आते हैं भीड़ की शक्ल में। वो कौन है, क्या है, कैसे है, उसके बारे में हमें नहीं मालूम। सबाउद्दीन का पूरा सच सामने आना अभी बाकी है, लेकिन यूपी सरकार ने कानून के राज को लेकर अपने इरादे एक बार फिर जाहिर किए। उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। हमारी जो एजेंसियां हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, लगातार सक्रियता के साथ ऐसे लोगों को वॉच करती रहती हैं। कहीं भी कोई गड़बड़ी करेगा उसको हम तत्काल गिरफ्तारी उससे पहले करेंगे और बाद में भी हम कड़ी ऐसी कार्रवाई करेंगे कानून के तहत। आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी कि ऐसी कार्रवाई होगी। ATS के मुताबिक सबाउद्दीन की हकीकत बेहद चौंकाने वाली है। जरा सोचिए, ISIS की 15 अगस्त वाली साजिश पूरी हो जाती तो अंजाम क्या होता। लखनऊ से आदर्श सिंह के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ भारत, आजमगढ़।